नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। देश में कोरोना की पकड़ मजबूत होती जा रही है। भले ही सरकार कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज को नकार दे, लेकिन जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं वो खतरनाक स्थिति है। हर दिन करीब 10,000 नए केस देश में आ रहे हैं। सवाल यह है कि अगर कम्युनिटी स्प्रेड के बिना यह हालत है तो कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज कितनी खतरनाक होगी। पहली बार एक दिन में कोरोना केस करीब 11,000। कोरोना केस के ग्राफ में चौथे नंबर पर पहुंच गया भारत। महज 10 दिन में कोरोना के करीब 1 लाख केस। देश दौड़ रहा है और उसके साथ साथ कोरोना का मीटर भी रफ्तार में है। हर दिन आते आंकड़े ये बता रहे हैं कि आने वाले दिन में हालात मुश्किल हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के केस करीब 3 लाख पहुंच गए हैं। पहली बार एक दिन में करीब 11,000 केस सामने आए हैं। मौत के आंकड़े भी डरा रहे हैं। एक दिन में 396 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। बस राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों और एक्टिव केस के बीच फासला बढ़ता जा रहा है। कोरोना से 1,47,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,41,000 एक्टिव केस हैं। हमारा कंट्री का जो रेस्पॉन्स रहा है वो काफ़ी ग्रेडेड रहा है कि जिस तरह से केसेस की संख्या बढ़ती जाती रहे उसके हिसाब से हमारी प्रिपरेशन रहे, और उसी के साथ ही हम अपने हॉस्पिटल की प्रिपेयर्डनेस, लॉकडाउन में हमने उस टाइम को इस्तेमाल किया कि हम अपनी प्रिपेयर्डनेस बढ़ाएं, और सफिशिएंट बेड्स अवेलेबल हैं और बेस्ड ऑन नीड्स हम बेड बढ़ाते जा रहे हैं। कोरोना के केस अब बेहद कम दिनों में 2 गुने हो रहे हैं। अनलॉक होने के बाद से हर दिन 10,000 केस सामने आ रहे हैं। पहले 1 लाख केस 18 मई तक थे। अगले 1 लाख केस महज 14 दिन के अंदर हो गए और अब 10 दिन के अंदर करीब 1 लाख केस और बढ़ गए। कोरोना की रफ्तार का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। इस रफ्तार के बाद भी ICMR का मानना है कि देश में अभी भी कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। The prevalence is less than 1% in these small districts. In the urban areas, it may be slightly higher. In the containment areas, it may be slightly higher. But we are definitely, India is not in community transmission, and I would like to emphasize it is not in community transmission. देखते ही देखते कोरोना के केस इतने बढ़ रहे हैं कि दुनिया में कोरोना के मामले में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। ये वो मुकाम है जहां कोई देश आगे नहीं बढ़ना चाहता। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। वहां कोरोना के 20 लाख से ज्यादा केस हैं। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां 8 लाख से ज्यादा केस हैं। तीसरे नंबर पर रूस है, जहां कोरोना के कुल केस 5 लाख से ज्यादा हैं। हालांकि कोरोना से मौत के मामले में भारत का ग्राफ काफी नीचे है। शरीर में घुसकर जान लेने वाले इस वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है, लेकिन भारत में मृत्यु दर काफी देशों के मुकाबले कम है। कोरोना से जान गंवाने वाले मुल्कों की लिस्ट में भारत 11वें नंबर पर है। कोरोना के केस और जनसंख्या को देखते हुए ये नंबर दूसरे देशों के मुकाबले कम है। सवाल ये है कि अगर कोरोना की रफ्तार ऐसे ही बढ़ती रही तो आगे क्या होगा? क्या हालात से निपटने को हम तैयार हैं? क्या बढ़ते मरीजों को संभालने के संसाधन हमारे पास है? आज तक ब्यूरो। देश पर कोरोना का कहर कब थमेगा, अब यही सवाल सबके मन में है। सबसे बुरी हालत में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और देश की राजधानी दिल्ली है। दोनों ही कोरोना कैपिटल बनने की राह पर है। एक तरफ दिल्ली, देश की राजधानी, सत्ता का केंद्र जहां से देश चलता है। एक तरफ मुंबई, सपनों का शहर, जो न कभी थकता है न कभी रुकता है। लेकिन देश के इन 2 सबसे बड़े शहरों को कोरोना की ऐसी नजर लगी है कि दोनों कोरोना कैपिटल बनने की राह पर हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की संख्या में अब तक का सबसे बड़ा उछाल आया है। नए केस के मामले में दिल्ली मुंबई से भी आगे निकल गई है।
दिल्ली में 24 घंटे में 1877 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 24 घंटे में मुंबई में 1418 नए केस सामने आए। एक दिन में दिल्ली में 65 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मुंबई में 97 लोग कोरोना के आगे जिंदगी की जंग हार गए। दिल्ली में कोरोना के केस 34,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि मुंबई में 54,000 से ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1085 है, जबकि मुंबई में करीब 2000 लोग कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। दिल्ली में न सिर्फ कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, बल्कि कंटेनमेंट जोन्स की संख्या भी 244 तक पहुंच गई है। और ये इस बात का संकेत है कि देश की राजधानी में हालात किस तरह बिगड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोरोना वायरस की चपेट में न सिर्फ आम आदमी बल्कि पुलिस वाले और डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। कोरोना के कुचक्र में घिरी दिल्ली पर संकट के बादल मंडरा रही हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना को काबू करने के लिए अब कोई लॉकडाउन नहीं होगा। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़कर क्या सर कुछ चल रहा है सर? नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। वहीं मुंबई के अलावा पूरे महाराष्ट्र की हालत रोज बिगड़ती ही जा रही है। महाराष्ट्र में तो अगले 24 घंटे में आंकड़ा 1 लाख को भी पार करता नजर आ रहा है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3,607 नए केस सामने आए। 24 घंटे में ही महाराष्ट्र में 152 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 97,648 पहुंच गया है, जबकि 3,590 की मौत हो चुकी है। अब वक्त आ गया है जब दिल्ली मुंबई को कोरोना से बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकनी होगी। मुंबई की तरह दिल्ली में भी स्टेडियम, होटलों को क्वारंटीन सेंटर में बदला जा रहा है, लेकिन अभी बहुत एक्शन बाकी है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ मुंबई से पंकज उपाध्याय, आज तक। दिल्ली मुंबई के आंकड़े आपने देखे। आज दिल्ली में हालात को लेकर सबसे बड़ी अदालत ने काफी सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा है कि आखिर दिल्ली में टेस्टिंग कम क्यों हो रही है। दिल्ली में कोरोना मरीजों के शवों की हालत पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। कहा कि दिल्ली के हालात बेहद भयानक हैं। गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा। कोरोना से जंग में सरकारी अस्पतालों की बदइंतजामी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु में अस्पतालों की बदहाली पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी कर दिया है। और तेजी से बढ़ती कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर राज्य सरकारों को डरा दिया है। कई राज्य फिर से लॉकडाउन की बात करने लगे हैं। चर्चा चल रही है। उद्धव ठाकरे तो चेतावनी तक दे चुके हैं। एमपी और पंजाब ने हफ्ते में 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगा भी दिया। क्या फिर लग सकता है लॉकडाउन? तर नाईलाजाने करायची आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। क्या खत्म की जा सकती है ढील? भोपाल में कहा है, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या राज्य फिर से चाहते हैं लॉकडाउन? सीमित इलाके में जहां पर कोरोना वायरस की बीमारी बढ़ी हुई रहेगी, उन इलाकों को चिन्हित करके वहां पर लॉकडाउन सीमित इलाके में लगाया जाएगा। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। दरअसल कोरोना के लगातार बढ़ते हुए केस को देखते हुए कुछ राज्य लॉकडाउन की तरफ बढ़ने की बात जरूर कर रहे हैं। सबसे पहले बयान सामने आया महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का। महाराष्ट्र में कोरोना के केस 97,600 के पार पहुंच गए हैं, तो सीएम उद्धव ठाकरे की भी चिंता बढ़ने लगी है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर संयम और अनुशासन का पालन नहीं हुआ तो वो फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला कर सकते हैं। एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेते आहे। जर का असं वाटलं की ही जी उघडीप आहे ती जीवघेणी ठरू शकते, तर नाईलाजाने करायची आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। महाराष्ट्र ही नहीं, एमपी की शिवराज सरकार के लिए भी कोरोना के लगातार बढ़ते केस चिंता की बड़ी वजह बन गए हैं। 1 जून से शुरू हुए अनलॉक में अब तक भोपाल में तेजी से मामले बढ़े हैं।
1 जून से लेकर 11 जून तक भोपाल में 545 नए मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए राज्य सरकार ने तय किया है कि राजधानी भोपाल अब हफ्ते में 5 दिन खुलेगा, जबकि शनिवार और रविवार को पूरे भोपाल में टोटल लॉकडाउन रहेगा। जिले हर बार लेते हैं, इसलिए आज भोपाल जिला लिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको व्यवहारित करके आज काम को भोपाल को पूरा फोकस करा है। पूरा मध्य प्रदेश लगभग संभल गया है। भोपाल का है, अब आज ये भी तय किया है कि अब भोपाल 5 दिन खुलेगा, पूरा भोपाल खुलेगा 5 दिन, और 2 दिन शनिवार इतवार इसको बंद रखेंगे। एमपी से पहले बिहार ने भी लॉकडाउन को सख्त करने की बात कही है। दरअसल बिहार में कोरोना के केस 5,500 से ज्यादा हो गए हैं, जिसके बाद कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम नीतीश कुमार ने चिंता जताई और कहा कि संक्रमण वाले इलाकों में लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन जो देश भर में लागू हुआ था, अब लॉकडाउन 31 से नहीं, अब सीमित इलाके में जहां पर कोरोना वायरस की बीमारी बढ़ी हुई रहेगी, उन इलाकों को चिन्हित करके वहां पर लॉकडाउन सीमित इलाके में लगाया जाएगा। अब पंजाब भी कोरोना के बढ़ते केस के बाद लॉकडाउन की तरफ रुख कर रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कोरोना महामारी से बचने के लिए वीकेंड और पब्लिक हॉलिडे के दिनों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने और मूवमेंट पास के बिना लोगों के बाहर निकलने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। बीते 24 घंटे में देश के 4 बड़े राज्य जिस तरह लॉकडाउन बढ़ाने का जिक्र कर रहे हैं, उससे कोरोना के बढ़ते खतरे को आंका जा सकता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी लापरवाही लॉकडाउन की वजह बन सकती है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, भोपाल से रविशपाल सिंह, पटना से रोहित सिंह और चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान में कांग्रेस पर ऑपरेशन लोटस का खतरा मंडरा रहा है। एक बार फिर राज्य में रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस के सामने पार्टी को बचाने की चुनौती है। राज्यसभा चुनाव को लेकर गुजरात में कांग्रेस पहले से ही बैकफुट पर थी, अब राजस्थान में भी हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। जयपुर के शिव विलास रिजॉर्ट में राजस्थान कांग्रेस को बचाने को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। जिस युवा नेता की बगावत ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिया, कुछ वैसा ही युवा और अनुभव की जंग राजस्थान में देखने को मिल रही है, जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की खटास ने कांग्रेस के सामने सियासी संकट ला दिया है। कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी, हमारे समर्थक दलों के विधायकगण, निर्दलीय विधायकगण, हम सब एकजुट हैं और जितना पर्याप्त हमको बहुमत की जरूरत है उससे अधिक हमारे पास है। तो चाहे कोई कितना भी भ्रम फैलाए राज्यसभा चुनाव को लेकर, लेकिन राजस्थान में जो दल हमारा कांग्रेस का है और निर्दलीय समर्थक हमारे हैं, हमारे सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर जितना लोग उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा मत हमारे उम्मीदवारों को मिलेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर गुजरात में कांग्रेस पहले ही बैकफुट पर थी, अब राजस्थान में भी हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी जयपुर में शिव विलास रिजॉर्ट पहुंचे। वहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मतभेदों को लेकर चर्चा हुई। खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा नहीं आए, जो पर्यटन मंत्री थे विश्वेंद्र सिंह, वो कहकर गए कि यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं है और मैं ठीक कर रहा हूँ, राजस्थान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सचिन पायलट कहते हैं कि जो भी किसी भी पार्टी का हो, ये भ्रम फैला रहा है वो कामयाब नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर राजस्थान में कांग्रेस के अंदर भी एक संघर्ष है और इसीलिए कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो आ रहे हैं। दरअसल गहलोत ने आरोप लगाया था कि कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, जिसे पैसे का ऑफर दिया जा रहा है, जिसके चलते विधायकों को रिजॉर्ट में ठहराया गया है। लेकिन गहलोत के आरोप पर पायलट खेमा भड़क गया। सचिन पायलट के समर्थक विधायकों ने मांग की कि किसके पास फोन आए हैं ये साफ होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अफवाह के दम पर माहौल बनाया जा रहा है। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है। विधानसभा की सीटों के गणित के आधार पर यह तय था कि 2 पर कांग्रेस और बची हुई 1 सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार राज्यसभा पहुंच सकता है। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन बीजेपी ने एक ही जगह
अपने 2 उम्मीदवार राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत को उतार दिया। अब कांग्रेस को डर है कि बीजेपी अपने दूसरे उम्मीदवार की जीत के लिए कांग्रेस के विधायकों में तोड़फोड़ का खेल कर सकती है। हमारे विधायक बहुत समझदार है, समझ गई और खूब उनको दाल देने की कोशिश की गई। मेरे घर इस बात का है कि 6 बीएसपी के विधायक आए हमारे साथ, 13 विधायक आए निर्दलीय। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर 1 रुपये का सौदा नहीं होता। वे अनुचित रूप से एससीडी में रिपोर्ट लिखा करके जो गैर कांग्रेसी विधायक हैं उनको डराने का प्रयास कर रही है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है और संवैधानिक मान्यताओं के खिलाफ। वहीं कांग्रेस के हालातों को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों को लेकर अपने साथ रिजॉर्ट पहुंचे। मध्य प्रदेश और गुजरात के विधायकों को भी राजस्थान ठहराया गया था। अब खुद राजस्थान सरकार को ऑपरेशन लोटस का खौफ सता रहा है और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के जरिए वो पार्टी को बचाने की कोशिश कर रही है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। अब बात मस्जिदों में शुरू हुए नए विवाद की। अनलॉक 1 में मस्जिदों के खुलने का सिलसिला तो शुरू हो गया, लेकिन बरेली के मौलानाओं ने सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर दिए, जिसने एक नई बहस शुरू कर दी। अनलॉक के पहले चरण में देश में जिंदगी को ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है। देश के धार्मिक स्थलों को खोलने के साथ ही कई गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसे लेकर अब आस्था बीच में आ गई है। यूपी के बरेली में मस्जिदों में सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। मौलानाओं का कहना है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल है, जिसे इस्लाम में हराम माना जाता है। अल्कोहल इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ताकि वो नाजायज़ है इस्लाम में, इसलिए अल्कोहल का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया है। तो उसके अल्टरनेट के तौर पर और बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके मस्जिदों की सफाई सुथराई की गई है और की जा रही है। दरगाहें रोज़ाना साफ़ सुथरी की जा रही हैं। अल्कोहल मुक्त सैनिटाइज़र रखे जाएं, ये ज़्यादा मुनासिब है, जिससे कि मस्जिदों की हुर्मत भी कायम रहेगी, पाक दामनी भी कायम रहेगी और उसका जो मकसद होता है सैनिटाइज का वो भी हमें हासिल हो जाए। फतवे में जहां सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है, वहीं सफाई के बाकी तरीकों पर जोर दिया गया है। इस फतवे को लेकर देश में नई बहस छिड़ गई है। दारुल उलूम देवबंद ने अपने जारी फतवे में कहा है कि फिलहाल कोरोना वायरस को देखते हुए वेजिटेरियन अल्कोहल का इस्तेमाल मस्जिद के अंदर किया जा सकता है। सैनिटाइजर से मस्जिद को साफ किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दिल्ली में भी फतवे को लेकर मौलानाओं की अलग अलग राय है। क्योंकि पहले अल्कोहल में यही मशहूर था, अब से 100-200 साल पहले, कि वो शराब बेस्ड होती है, उन चीज़ों से बनती है। अब ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर ये बेस्ड हो कि ये वाक़तन शराब की आमेज़िश से हो रही है, तो फिर तो वो हमारे मस्जिद में तो है ही, वो तो मंदिर वाले लोग भी उसको जो है वो उसको पाक नहीं समझते, वो नापाक होते। इंसान की जान सबसे पहले है। अगर हम इंसान की जान को सोचेंगे तो हमारे लिए ये छोटी मोटी चीज़ें कोई अहमियत नहीं रखती। वो दवाई है, मैं मानता हूँ कि उसमें अल्कोहल है, लेकिन वो दवाई है। हम उसको दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे की और अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं इजाज़त है। अगर फतवा भी इस पर लिया जाए तो उसकी इजाज़त है। बहरहाल अब फतवे ने नई बहस छेड़ दी है। एक और अल्कोहल वाले सैनिटाइजर को सबसे ज्यादा कारगर माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मौलवियों की इसे लेकर अलग अलग राय है। बरेली से किशन राज और देवबंद से पिंटू शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। चीन के साथ बिगड़ते बनते रिश्तों के बीच भारत ने अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने की रणनीति बना ली है। चीन सीमा के पास सड़कों का निर्माण तेजी से हो रहा है, लेकिन यहां सड़क बनाना भारी चुनौती है। यही वजह है कि दुर्गम इलाकों में भारी मशीनें, हेलीकॉप्टर और AN-32 एयरक्राफ्ट से पहुंचाई जा रही हैं। उत्तराखंड में चीन बॉर्डर के पास आसमान से उतरता भारत का AN-32 मालवाहक विमान और हौसला बढ़ाता हेलीकॉप्टर की लैंडिंग। इन दो तस्वीरों से न सिर्फ भारतीय फौज की हिम्मत बढ़ती है, बल्कि चालाक चीन भी अपने किसी नापाक मंसूबे को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचेगा।
जब आपका शातिर पड़ोसी सारी हदों को तोड़ने का आदी हो जाए तो हर हालात के लिए अपनी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। यही वजह है कि भारत ने अपनी कमजोरी को पहचान कर पुख्ता तैयारी शुरू कर दी है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दिन रात चीन बॉर्डर के पास सड़कों का निर्माण कर रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुनस्यारी के दुर्गम इलाके में BRO सड़क निर्माण कर रहा है। इस इलाके में मशीनों को पहुंचाना बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भारी मशीनों को पहुंचा रहे हैं। 65 किलोमीटर के इस सड़क मार्ग से लास्पा के पास चट्टान काटने में परेशानी आ रही थी। BRO कई साल से इस दुर्गम इलाके में भारी मशीन पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले हेलीकॉप्टर से मशीन पहुंचाने के कई प्रयास असफल रहे, लेकिन इस बार वायुसेना के जांबाज योद्धाओं ने हेलीकॉप्टर से लास्पा तक मशीनों को पहुंचाने में कामयाबी पाई है। इस मिशन की कामयाबी के बाद अब 22 किलोमीटर हिस्से पर खड़े चट्टानों को काटना आसान हो जाएगा। चीन सरहद से करीब 125 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के उत्तरकाशी का चिन्यालीसौर भी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। लंबी कोशिश के बाद वायुसेना ने यहां के एयरपोर्ट को एक्टिव किया था। AN-32 मालवाहक विमान के लैंडिंग के बाद से अब यहां आसानी से साजो सामान पहुंचाया जा रहा है। चीन सीमा पर तनातनी की खबर के बाद अब वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। शांति के लिए ताकतवर बने रहना वक्त की मांग है और चीन सिर्फ ताकत की भाषा ही समझता है। यही वजह है कि भारत चीन सीमा के पास अपनी मुट्ठी को और कस रहा है। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।